नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती किसानी में हो रहे नित नए बदलावों को आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते हैं खेती किसानी में कितनी संभावनाएं हैं और तमाम जानकारियों को आपको पहुंचाने का लक्ष्य यही होता है कि आप इन जानकारियों का लाभ लेकर अच्छा खासा खेती किसानी में परिवर्तन कर सकें, मुनाफा कमा सकें। 3 सेगमेंट्स के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुंचाते हैं। तो 3 सेगमेंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान किसान, फिर बात करते हैं कृषि स्टार्टअप और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया की। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन की। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद करते हुए क्या कुछ संबोधित किया है, आइए सुनते हैं। पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ उनको प्रणाम करें जिनकी त्याग, जिनकी तपस्या और जिनके बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजों ने ऐसी स्वतंत्रता नहीं दे दी थी। कोई ये ना सोचे कि चांदी की तस्तरी में रख के हमको आजादी भेंट हो गई थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फन झूल गए थे और जब फांसी चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आज़ाद ना हो जाए। आज़ादी के दीवाने गाते थे सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बात का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे लोग काल कोठी में बंद, दूसरे भाई को पता नहीं कि मेरा सगा भाई भी आए, 10 साल तक पता ही नहीं चला। कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। उनकी त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ था। आओ उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको सत सत नमन करें। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूसा परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ संवाद किया। इस संवाद के दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए नजर डाल लेते हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूसा परिसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आह्वान किया और किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रमुखों और देश के कोने कोने से आए किसान भाइयों बहनों ने केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सरकार के मजबूत कदम का स्वागत करते हुए धन्यवाद अर्पित किया। इस अवसर पर देश भर से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए एक स्वर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा किसान हितैषी ऐतिहासिक कदम के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक लघु भारत का दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, अन्न हमारा जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवन दाता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि नकली खाद और उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ सरकार जल्द ही नया कानून लाकर सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा कि किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सब एक विशिष्ट उद्देश्य से भी आए हैं। किसान भाइयों, कल ही मैंने राजस्थान के झुंझुनू से 30 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की राशि डाली है 3200 करोड़, और जनवरी से लेकर जून तक 11,000 करोड़ हो गई कि सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद अगर 21 दिन के अंदर बीमा कंपनी ने पैसे नहीं डाले तो 12% ब्याज उसी दिन से चालू हो जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। और एक अप्रिय निर्णय और लिया हमने कि राज्य सरकार भी अगर अपना शेयर देने में देर करेगी तो 12% ब्याज राज्य सरकार को भी किसान के खाते में डालना पड़ेगा। किसान का पैसा रोकोगे तो ऐसे ही रोक लोगे क्या? और इसलिए क्या कि टाइम पे पैसा डल जाए। मेरे किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान में शिकायतें आई, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, घटिया बीज। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी, बात भी की, कृषि मंत्रियों को कहा और राज्य सरकारों को निर्देश दिया और केंद्र से भी टीम भेजूंगा। नकली बेचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने ये यूरिया की बात कही है, कृषि मंत्रालय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के संपर्क में है। हम राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों की। जहां से शिकायत आएगी निश्चित तौर पर जांच करेंगे हम लोग, और वहां यूरिया, डीएपी या आवश्यक खाद पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं बहुत विस्तार से सब योजनाओं को मैं बोलने नहीं आया। कई तरह की नई चीजें हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसान भाइयों, जहां हम पैदा करते हैं वहां चीज के दाम कम होते हैं। आलू, टमाटर, प्याज, अलग अलग चीजें जो जल्दी खराब होने वाली हैं। अब खराब होती तो औने पौने दाम पे फिर कई बार मंडी में भी बेचना पड़ता है। अब तय किया है MIS योजना के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कि अगर गांव में सस्ता बिक रहा और शहरों में ज्यादा कीमत मिल रही, टमाटर गांव में अगर कभी, अभी तो अच्छे दाम है क्योंकि कम हो रहा है, बरसात है, लेकिन शहरों में पता चला 30 रुपया 40 रुपया किलो बिक रहा है, गांव में 2 रुपया किलो बिक रहा है। अब ऐसे में अगर अपना ऐसा उत्पाद जो जल्दी खराब होने वाला टमाटर, आलू, प्याज जैसा आप बड़े शहर में जहां रेट अच्छा मिलते हैं वहां राज्य सरकार के किसी संस्था के माध्यम से लाएंगे। लाते इसलिए नहीं कि ट्रक का भाड़ा कौन देगा, वैसे ही मर जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि उचित जगह बेच के आपको ठीक दाम मिल सके। ऐसी अनेकों योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट सहित विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों के नेता उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव राष्ट्र हित में मजबूत फैसले लिए हैं, जिनके प्रति देश आभारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं क्या कुछ खास जानकारी आज हमें मिलेगी मंत्रालय से।
प्राकृतिक खेती क्या है और कैसे इससे किसान भाई ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक गगनेश शर्मा से। कि प्राकृतिक खेती के जो हैं क्या क्या हमें फ़ायदे किस तरह से मिल रहे हैं, प्राकृतिक खेती का मिशन नेचुरल फार्मिंग जो है वो चल पड़ा है और किस तरह से किसान भाई जो हैं क्लस्टर्स में जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने जो है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर जो उपनिदेशक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, या आत्मा की जो एजेंसी है उनके साथ आप कैसे रिक्वेस्ट अपनी एप्लीकेशन आप उनको दे सकते हैं कि आपको क्लस्टर में जुड़ना है और प्राकृतिक खेती को अपनाना है। और प्राकृतिक खेती को जो अभिन्न अंग जो आपको बता दिए हैं हमने, जो मुख्य स्तंभ हैं वो आपको पता ही है कि जैसे जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करना है हमें। गाय को, जो गाय का गोबर है, गाय का जो हमारा काव यूरिन है, गौमूत्र हम जिसको कहते हैं, उसके जो है हम अपने खेत पर ही विभिन्न आदान बना सकते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको नाम गिनाया है, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में काम करते हैं। पोषक तत्व जो कमी आ चुकी है अधिक से अधिक केमिकलों का इस्तेमाल करने से, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने से जो इम्बैलेंस हुआ है, वो जीवामृत, बीजामृत, और बीजामृत से तो बीज का उपचार करना जो है शुरुआत में किसान भाई करते ही हैं, तो यहाँ से शुरुआत करनी होगी। तो आपको ये जो गाय का गोबर है और गौमूत्र है, इससे आप बीजामृत, जीवामृत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अधिक जानकारी जो इसकी विधि है वो आपको हमारे नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की वेबसाइट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को जो हमेशा हम कहते हैं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपने जो अपने लिए उगाना है उसके लिए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना हो, परंतु जब आपको जो आप ज़्यादा उगा रहे हैं एक्सेस में, जब आप जो आपको बेचना है, तो आपको बेचने के लिए जो है एक प्रमाणन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राकृतिक खेती की सर्टिफिकेशन का सिस्टम PGS मॉडल से चलाया गया है और उसमें आप हमेशा जो है अपना जो आपको एनेक्शर 1 जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्मेट हमारी रीजनल काउंसिल्स के द्वारा आपको सर्कुलेट किया गया है, उसको आप भरने की प्रक्रिया जारी रखें। और इस वक्त 1,15,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है ऑफलाइन वे में। आगे हम इसको मोबाइल ऐप से भी जोड़ेंगे ताकि किसान भाइयों को और आसानी हो जाए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए। और आपको ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि पीयर इंस्पेक्शन, पीयर अप्रेजल आप अपने खेतों का एक कमेटी के द्वारा करा पाएँ, जो आपके द्वारा चुनी गई कमेटी होगी। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर और बायर होंगे उनको भी आप कमेटी में शामिल कर सकते हैं और वो अब आपके खेत का जब निरीक्षण करेंगे उसके बाद में आपको प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं खेती में बारिश के नुकसान के बारे में। भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने सब्जी उगाने वाले किसानों की नींद उड़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से पौधों की जड़ें सड़ने लगी हैं और ज्यादा नमी के कारण फफूंद व कीट रोग तेजी से फैल रहे हैं। पत्तियां पीली पड़कर सूख रही हैं, बेलों पर घाव बन रहे हैं और कई जगह पत्ती सड़न और तना सड़न रोग ने फसल को पूरी तरह चौपट कर दिया है। हालत यह है कि 50 से 70% तक सब्जियों का नुकसान हो सकता है। ऊपर से मिट्टी का कटाव होकर उसमें पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में किसानों के लिए सबसे जरूरी है कि खेत में पानी जमा न होने दें और जल निकासी की व्यवस्था तुरंत करें। पानी निकलते ही 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घोलकर पौधों की जड़ों में डालें ताकि फफूंद का प्रकोप रोका जा सके और फसल को इस मौसम की मार से बचाया जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट का, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। आज हमारे देश के कृषि क्षेत्र में बहुत सी अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को समझते हुए हमारे देश के युवा भी कृषि की तरफ रुझान कर रहे हैं। इन संभावनाओं में कृषि स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हमारे देश में कृषि सेक्टर से जुड़े हुए बहुत से स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। इन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की स्कीम्स को चलाकर, योजनाओं को चलाकर इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये स्टार्टअप्स कैसे कृषि क्षेत्र में बदलाव साबित हो रहे हैं और कैसे कृषि स्टार्टअप पशुधन से जुड़कर एक अच्छा खासा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, आइए देखते हैं इस सेगमेंट में। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्लें और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला। मेरी साल की आमदनी बढ़ गई। मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा।
इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। तो आपने देखा कृषि स्टार्टअप में क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, कैसे ये खेती किसानी की तमाम संभावनाओं को बदल रहे हैं। जानेंगे आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें अपने अगले सेगमेंट में। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और रुक करते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट का, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसान भाई बड़ी मेहनत से हमारे भविष्य की फसलों को उगाते हैं। दिन रात एक कर कई मौसम की चुनौतियों को पार कर किसान भाई फसलों को उगा पाते हैं। लेकिन जब इन फसलों को उचित मूल्य या यूँ कहें कि बाज़ार में पहुंचाने की बात होती है तो किसान भाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। किसान भाई नहीं जान पाते कि बाज़ार का भाव क्या है। किसान भाई ये भी नहीं जानते आयात निर्यात का बाज़ार भाव पर क्या असर पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों से अछूते किसान भाई अगर ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे तो जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में बाज़ार भाव की स्थिति कैसी रहने वाली है, किस प्रकार से आयात निर्यात का किस कृषि जिन्स पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी उपज को अगर मंडियों में लेके जाएंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। तो आप ई-नैम पोर्टल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाज़ार की हर एक जानकारी घर बैठे मिल सकती है और इन जानकारियों के मुताबिक ही किसान भाई जब अपनी उपज को बाज़ार में पहुंचाएंगे तो अच्छा मूल्य ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं ई-नैम पोर्टल कैसे मदद कर सकता है किसानों के इन क्षेत्र में। जानते हैं ई-नैम की भूमिका किसानों को सही मूल्य दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण है। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था,
लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। इसी कदम में आगे बढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि किसानों तक सही, सटीक और उचित जानकारी पहुंचे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है, हमारा नंबर 59 है, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा किसान भाई ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा इस जानकारियों को आप दोबारा देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह कार्यक्रम अन्य किसानों तक पहुंचे, किसान भाई जागरूक बन सकें, तो आप DD किसान के YouTube चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।